हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसके पार्ट बी की थ्योरी हमने स्टार्ट कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी पार्ट के जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल्स और जितने भी पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर ना बेटा हमने स्टडी किया था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। मतलब ये केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है और किस तरह से उसको बैलेंस किया जाता है विद अ हिट एंड ट्रायल मेथड, राइट? किया था ना। और अगर वो आपने अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में किसी केमिकल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर ना हम ये स्टडी करने वाले हैं कि ये जो हमारे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट ये कहता है बेटा, इट टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। देखिए बेटा, हमें पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, दो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, हम उनको आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। और रिएक्ट करने के बाद हमें नहीं पता होता कि क्या इसका रिजल्ट आने वाला है। ऑफ कोर्स अगर मेरे पास, जैसे कि यहां पर आपको दिया हुआ है कि मेरे पास है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और उससे बन रहा, क्या बन रहा है मेरे पास, सोडियम सल्फेट, और साथ में क्या बन रहा है मेरे पास, दैट इज वाटर। तो मैं इस इक्वेशन को देखकर आराम से रिजल्ट के बारे में आपको बता सकता हूं कि जब कभी भी इन दोनों को आप रिएक्ट करेंगे तो मुझे ये दो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बारे में बताता है और साथ ही साथ हमें यह भी बताता है कि एज ए रिजल्ट हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना। देखिए, अगर आप नीचे यहां पर जो केमिकल आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दी गई है, अगर आप वो देखो तो मैं इसको देखकर ना आराम से बता सकता हूं कि मुझको ना अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, मतलब अगर ये मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन टेक प्लेस करे, तो मुझे दो मॉलिक्यूल चाहिए होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, एक मॉलिक्यूल चाहिए मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का। और जब ये आपस में कंबाइन होगा ना तो एक मॉलिक्यूल मेरा बनेगा सोडियम सल्फेट का और दो मॉलिक्यूल उसमें क्या होंगे, पानी होंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस बैलेंस इक्वेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके इन्वॉल्व है या कितने फॉर्म हो रहे हैं, उसकी पूरी नॉलेज हमें यहां से मिल जाती है। इसके अलावा हमें ना इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशंस है ना हर एक रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स की, वो भी पता चल जाती है। देखिए आप आराम से यहां पे देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, राइट, तो उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये बताइए कितने एटम सोडियम के हैं, एक ना। ऑक्सीजन कितना है, एक। और हाइड्रोजन कितना है, एक। तो उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, मतलब कितने एटम्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है, हमें उसके बारे में भी पता चल जाता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट है आपका, थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना। देखिए बेटा, यहां पर ना अगर मैं इनके मॉलिक्यूलर वेट्स को फाइंड आउट करूं कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, मेरे पास क्या है, सोडियम सल्फेट है, और उसके बाद मेरे पास दो मॉलिक्यूल ऑफ पानी है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करते हैं? देखो आप बेटा अच्छी तरह से ये तो जानते ही हो कि हमारे पास ना, जैसे अगर मैं सोडियम लिखता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर 11 और जो इसका मास नंबर होता है वो 23 होता है। हम इसी मास नंबर को बेटा यहां पर यूज करते हैं। तो सोडियम का 23 होता है। ऑक्सीजन अगर आप जानते हो अच्छे से तो नीचे 8 होता है बेटा, ऊपर 16 होता है, तो हम इसका 16 यहां ले लेते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, 1, हमने 1 डाल दिया। ऐसे दो मॉलिक्यूल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हमने अपना मॉलिक्यूलर मास निकाला किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। सिमिलरली हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला सोडियम सल्फेट का एंड वाटर का। तो ऑब्वियस है बेटा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के पहले तो बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गया? लेकिन इससे इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ना कि अगर मुझे ये रिएक्शन टेक प्लेस करना है ना तो मुझे मान लीजिए अगर मैं टोटल वेट मान लीजिए मेरे पास है
मतलब मेरे पास 178 ग्राम टोटल अगर मैं वेट लेता हूं इन दोनों के एडिशन का, तो उसमें 80 जो पार्ट है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए और 98 पार्ट ऑफ टोटल वेट आपका कितना होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड का होना चाहिए। तभी जाकर 142 पार्ट बाय वेट आपका सोडियम सल्फेट बनेगा एंड 36 पार्ट ऑफ टोटल वेट जो है वो आपका पानी बनेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब मैं सिर्फ इस रिएक्शन को देख के और इनके मोलिकुलर मासेस को देखकर बाय वेट मैं बाय वेट का मतलब पता क्या होता है? मतलब ये कि अगर मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो मैंने करना कि 80 ग्राम में क्या ले लूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूंगा, 98 ग्राम क्या लूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड ले लूंगा। इनको आपस में मैंने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। अब मुझे पता है कि इसमें ना 142 ग्राम जो होगा वो मेरे पास होगा सोडियम सल्फेट, और जो 36 ग्राम होगा वो क्या होगा, मेरे पास पानी होगा। तो ये मुझे कैसे पता लगा? इसी बैलेंस इक्वेशन को देखकर ही पता लगता है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी होगी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ये आपको मतलब ये भी देखने, मतलब इसकी हेल्प से आप ये देख सकते हो कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टेक प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए जैसे कि मेरे पास ये पिछली इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट साइड में 178 है, राइट साइड में 178 है। अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो आपका ओबे नहीं हो रहा। तो मतलब है कि वो जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस नहीं कर सकती आपकी। अब बेटा ये जो नोट आपको दिया गया ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है आपका। इस नोट की हेल्प से ना आज के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जहां पर आप एसटीपी देखोगे। देखो बेटा, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और उसका मतलब क्या होता है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए बेटा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी गैस है, चाहे आप हाइड्रोजन की गैस की बात करते हो, ऑक्सीजन गैस की बात करते हो, कोई भी गैस है, अगर मैं उस गैस का 22.4 लीटर अगर मैं ले लेता हूं। मैंने क्या किया, पहली बात आपको बात मैं क्लियर कर दूं, ये किसके लिए है, गैस के लिए है और किसी स्टेट के लिए नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसका 22.4 लीटर क्या ले लिया, गैस ले लिया। ठीक है, उसको कंटेनर में बंद कर दिया। फिर मैंने उस कंटेनर के अंदर जो गैस है ना, उसका जो प्रेशर है वो 760 mm कर दिया, 760 mm कर दिया, प्रेशर कर दिया। और जो उसका टेम्परेचर है वो कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा करने के बाद अगर मैं उस गैस का वेट निकालू ना, तो वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। मतलब ये मोलर मास में तुम्हें बताता हूं मतलब क्या है। जैसे कि मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन होता है ना बेटा। अब ये जो ऑक्सीजन आप यहां पे देख रहे हो ना, इसका पहली बात मैं ऑक्सीजन नॉर्मल दिखा देता हूं आपको। ये 8 और 16 होता है, तो जब ये दो आपस में जुड़ जाएंगे तो 16 का डबल हो जाएगा, जिसका आंसर 32 आएगा, 32। तो और वो भी ग्राम में लिखूंगा बेटा, ठीक है, ये ग्राम मोलिकुलर मास होता है बेटा आपके पास। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मान लीजिए मैं 22.4 लीटर 22.4 लीटर ऑक्सीजन का गैस ले लेता हूं ना बेटा, और उसका प्रेशर 760 mm और उसका टेम्परेचर अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, तो वो मेरे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा, जो कि इसका ग्राम मोलिकुलर वेट होता है। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग बात है ना ये। मतलब किसी के लिए भी आप एप्लीकेबल कर सकते हो, किसी के लिए भी। ठीक है, मैं आपको एक दो एग्जांपल से भी दिखाता हूं आपको। जैसे कि देखो यहां पे आपके सामने है, मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब आप जानते हो बेटा हाइड्रोजन 1H1 होता है और H2 के मॉलिक्यूल की फॉर्म में आपको वो मिलता है। H2 मतलब 2 ग्राम। इसलिए अगर मैं 22.4 लीटर लेता हूं हाइड्रोजन गैस का एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होना चाहिए 760 mm, तो बेटा उस कंडीशन में उस गैस का जो वेट होगा वो 2 ग्राम होगा आपका। अमोनिया की भी बात अगर करूंगा, अमोनिया क्या होता है बेटा, आपको पता है अमोनिया के बारे में, दैट इज NH3। और क्या होता है अमोनिया, यही तो है। अच्छा, नाइट्रोजन होता है बेटा 7 और 14, तो 14 ये ले लीजिए। हाइड्रोजन बेटा 1H1 होता है, तो 1 और 3 है ये, तो 3 हो जाएंगे, तो 14 प्लस 3 17। देखिए 17 आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे, बहुत ईजी है। बस समझना ये है कि मेरे पास कोई भी गैस है, एग्जैक्ट वॉल्यूम जो है वो 22.4 ही लेना है। ठीक है, प्रेशर यही रखना है और टेम्परेचर भी यही रखना है। तो उस केस में जो उसका वेट होगा वो एग्जैक्टली उसके मोलिकुलर वेट के बराबर होगा। बेटा आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, राइट। चलिए
अब देखिए बेटा, एक एग्जांपल के तौर पे अब हम ये आपके सामने मैंने रखा है यहां पर। अब आपके सामने इक्वेशन दिख रही है। इस इक्वेशन के अंदर है मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मेरे पास है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेरे पास है, इससे क्या बनता है, मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्लियर? और ये इनके मॉलिक्यूलर वेट्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, कैसे लेने हैं मैंने आपको बता दिया ना ऑलरेडी। गुड। अब मुझे इससे क्या क्या पता चलता है, चलिए जल्दी से हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा आपके पास ये है कि मैं इसको ये मतलब इस इक्वेशन को देख के मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अगर ये रिएक्शन के अंदर मैं एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का ले लूं और दो मॉलिक्यूल मैं किसके ले लूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ले लूं, तो मुझे एक मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड का मिलता है, उसमें एक मॉलिक्यूल मेरा पानी का होगा और एक मॉलिक्यूल जो होगा बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो पहली चीज तो मुझे यहां से यही कन्वे होती है। दूसरा पॉइंट मुझे यह बताता है कि अगर मैं 100 ग्राम ले लूं कैल्शियम कार्बोनेट और उसमें 73 ग्राम अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देता हूं तो मुझे तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसमें 111 ग्राम होगा दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, 18 ग्राम उसमें होगा पानी का और 44 ग्राम जो होगा वो होगा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, आपकी गैस होती है ना। इसलिए यहां पर मैं आपको तीसरा पॉइंट यहां पे बताने लगा हूं। इसी रिएक्शन को देखकर मैं यह भी कह सकता हूं कि अगर मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं और जब उसको ट्रीट करवाता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका ग्राम कितना है 73 ग्राम है, तो मुझे 22.4 लीटर ऑफ दैट इज क्या है ये, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड मुझे मिलता है। अभी मैंने बताया ना कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उतने मतलब उसको हम बराबर कर सकते हैं 22.4 लीटर एट एसटीपी दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कहने का मतलब क्या है कि गैस जो होती है ना बेटा, जो भी गैस आपके पास आती है ना, आप उसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए, जैसे 44 है, ठीक है, तो 22.4 लीटर होगा। हाँ, अगर मुझे कोई कहता है ना सर एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 2 होता, मैं आप अपनी मर्जी से बता रहा हूं आपको ये चीज, मान लो सर यहाँ पे 2 होता तो मैं कहता बेटा कि तो इसका डबल होता, ऑफ कोर्स बेटा इसका डबल होता तो यहाँ पे क्या आया था आपके पास 88 आया था। तो मैं फिर पता क्या कहता, मैं ये कहता बेटा 22.4 का डबल कर दो, कितना हुआ, ये आपका 8 आ गया, ये 44.8 लीटर आ गया। तो मैं कहता कि इसमें आपका 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन रहा है। समझ गए ना? तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को देखकर इतनी बातें वहां से पता कर सकते हैं। तो अब हमने बेटा स्टडी करना है लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए हमने ये तो सीख लिया कि हमें हमारी केमिकल इक्वेशन क्या क्या बताती है, अब उसकी लिमिटेशन भी जान लेते हैं। तो बेटा सबसे पहली लिमिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ना किसी भी रिएक्टेंट या किसी के जो प्रोडक्ट है हमें उसके फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ पता नहीं चलता। मुझे नहीं पता कि जहां पे आपने H2O लिखा था क्या वो लिक्विड स्टेट में है कि गैसियस स्टेट में, हो सकता वो स्टीम होता, ठीक है ना। तो मुझे उसके स्टेट के बारे में नहीं पता लगता, फिजिकल स्टेट के बारे में पता लगता, ये मेरी पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन ये कि कितना टाइम लगा है इस रिएक्शन को होने के लिए, कितना टाइम लगा इस रिएक्शन को बनने के लिए, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता है बेटा कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हीट जो है वो लिबरेट करता है, कुछ ऐसे होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो रिएक्शन हीट को लिबरेट करते हैं उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो इन ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने यहां पे लिखी है इसको देख के कैसे पता लगेगा कि भाई ये हीट को लिबरेट कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है, मुझे नहीं पता लगता। तो ये इसका तीसरा लिमिटेशन बन जाता है। चौथा लिमिटेशन इसका यह है बेटा कि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्या आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया है, कॉन्सेंट्रेटेड का इस्तेमाल किया है, ये हमें इस केमिकल इक्वेशन से नहीं पता चलती है। इसके अलावा बेटा द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड, क्या आपको यह पता चलता है कि भाई कितनी जल्दी आपका रिएक्शन होगा, कितनी स्लो आपका रिएक्शन होगा, आपको कुछ नहीं पता ना उसके बारे में। तो ये भी इसकी क्या हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट, हमें नहीं पता चलता इस केमिकल इक्वेशन को देखे कि ये रिवर्सेबल है कि इररिवर्सेबल है। और इसके अलावा हमें यह भी नहीं पता लगता बेटा कि ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीटेड है कि नहीं है। आई होप आपको ये जो जितनी भी लिमिटेशंस मैंने आपको बताई हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। गुड। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं।
फिर हमारे पास ये आता है बेटा कि इन केमिकल ये जो इक्वेशंस हमने बनाई है, ऑफ कोर्स इंफॉर्मेटिव तो हैं, लेकिन ये आपकी कई सारी लिमिटेशंस भी हैं। अब उन लिमिटेशन को काफी हद तक दूर करने के लिए हम उनके अंदर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी डालते हैं। चलिए अब हम एक एक करके उनको भी देख लेते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात, आपको पता है कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्शन जो टेक प्लेस करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टेक प्लेस करते हैं, उनका प्रेशर जो है वो भी फिक्स होता है। हाँ, कभी कभी रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए उसके अंदर कैटलिस्ट भी हमें डालना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है ना, उसको ये जो एरो होता है ना, इसके ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है ताकि हमें प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि एक नाइट्रोजन जो है ना, वो आपका रिएक्ट कर रहा है मेरे हाइड्रोजन के साथ। किसकी प्रेजेंस में? जो कैटलिस्ट है बेटा मेरे पास आयरन है, और जो प्रोमोटर है वो मोलिब्डेनम लिया हुआ है। टेम्परेचर क्या है बेटा आपका 450 डिग्री सेल्सियस का है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका रखा हुआ है। ऐसा करने से क्या प्रोड्यूस होता है? अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अगर मुझे इसका एक केमिकल इक्वेशन लिखना होगा तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए, मेरे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया बन रहा है, ठीक है, लेकिन एरो के ऊपर मैंने क्या लिख दिया? कैटलिस्ट भी लिख दिया, और जो प्रमोटर था वो भी लिख दिया, और साथ में मेरा टेम्परेचर लिख दिया, उसका प्रेशर लिख दिया। तो अब मुझे देखकर बिल्कुल पता लग रहा है ना कि एग्जैक्टली क्या क्या इसमें, मतलब जो कंडीशंस क्या है, कौन सी कंडीशंस यहाँ पे मतलब ली गई हैं इस रिएक्शन को टेक प्लेस कराने के लिए। और भी काफी कुछ हमने करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं बेटा जो हमारे पास रिवर्सिबल भी होते हैं, उसके लिए हम साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये होती है। देखिए, अगर तो रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो सिंपल आप क्या करेंगे? एक एरो लगाओ एंड दैट्स इट, खत्म होगी बात। मतलब ये कि ये दोबारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में मिलकर रिएक्टर्स नहीं बन सकते। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं बेटा जिसके अंदर जो प्रोडक्ट्स को अगर आपस में कंबाइन किया जाए तो वो दोबारा एज ए रिएक्टेंट हमें मिल जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन और ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली कहा जाता है। मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, जैसे कि ये। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या है कि हमने ना जो स्टीम है उसको रिएक्ट करवाया एक रेड हॉट आयरन के साथ, उससे क्या बना? ट्राई फेरिक टेट्रा ऑक्साइड बना, और साथ में बेटा मेरे पास हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ऐसे कंडीशन को हम इस तरह से दिखाएंगे, ऐसे केमिकल इक्वेशन इस तरह दिखाएंगे। अब इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा? देखो, इसका मतलब ये कि अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा ना तो दोबारा हमें ये दोनों भी मिल सकते हैं। आई होप आपको अब ये बातें समझ में आनी शुरू हो गई हैं कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाहता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट की। इस पॉइंट के अंदर यह बोला जा रहा है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर हम हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक डेल्टा का निशान लगा देते हैं। जो डेल्टा का निशान होता है वो ये बताता है कि आपने उसको हीट प्रोवाइड की है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मेरे पास पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है, जब हम उसको हीट करते हैं तो उससे पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन बनता है, राइट। अब उसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपकी। तो इस कंडीशन के अंदर आप साफ साफ बेटा ये बातें समझ पा रहे हो कि ये जो डेल्टा है, मैं इसको देख के बोल दूंगा कि हमने इसमें हीट प्रोवाइड करी है, इसमें डिकम्पोजिशन हुई है, तो ये ब्रेक डाउन हो गए दो प्रोडक्ट्स के अंदर, वो दो प्रोडक्ट्स आपके ये हैं। उसके बाद बेटा जैसे कि ये है, अब इस पर्टिकुलर के अंदर बड़ा पॉइंट में लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा था कि लिमिटेशन क्या थी कि हमें स्टेट के बारे में नहीं पता लगता था कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, हमें नहीं पता लगता। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक काम करो कि अगर आपका कोई सॉलिड यूज हो रहा है तो उसके साथ ब्रैकेट में एस लगा दो, अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो एल लगा दो, अगर गैसियस स्टेट में है तो ब्रैकेट में जी लगा दो, नहीं तो एरो लगा दो। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, गैस के लिए। एंड अगर कोई सॉल्यूशन पानी के अंदर बना हुआ है तो उसके लिए एक्वा, दैट इज ए क्यू का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आसानी से अपनी इंफॉर्मेशन उसमें डाल सकते हैं, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, और कौन से एक्वा स्टेट के अंदर है। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मेरे पास ये है, जिंक क्या है? एक सॉलिड मेटल है, उसको रिएक्ट करवाया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो कि एक एक्वा स्टेट के अंदर है। क्या प्रोड्यूस करता है? जिंक क्लोराइड जो कि एक्वा स्टेट के अंदर है, और जो हाइड्रोजन है जो कि गैस आपकी बन रही है। अब देखिए, इसका जो इक्वेशन है आप ऐसे लिखोगे, इसके अंदर मैंने जो जिंक क्या था? सॉलिड, ब्रैकेट में एस लगाया। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या था? एक्वा, मतलब एक्वा स्टेट में था, ए क्यू लगा दिया। तो जिंक क्लोराइड भी एक्वा था, ए क्यू लगा दिया, और साथ में भी जो हाइड्रोजन है वो गैस बन रही थी तो ब्रैकेट में जी लगा दिया। आप चाहे तो ऊपर की तरफ एक एरो भी लगा सकते थे, जैसे कि मैं आपको लगा कर दिखा देता हूं, लाइक दिस। आप ऐसे एरो लगाकर भी इसको कर सकते थे। फिर बेटा हमारे पास आता है कि कोई भी
केमिकल रिएक्शन जब टेक प्लेस करती है ना, या तो उसमें से हीट इवॉल्व होती है या तो एब्जॉर्ब होती है। अब उसकी इंफॉर्मेशन हम कैसे दें? उसकी इंफॉर्मेशन देने का तरीका होता है ये। अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि जैसे मेरे पास कार्बन है, उसके साथ ऑक्सीजन है। अब देखो बेटा, जो मतलब ये जो है ना कार्बन एस में है, सॉलिड में, मतलब ये चारकोल या आप हाँ चारकोल बोल सकते हैं इसके अंदर। उसके साथ मैंने क्या किया, मैंने अपना जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन गैस उसमें से पास करी, ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड बना। लेकिन बेटा साथ में एक बना प्लस हीट। प्लस हीट का मतलब होता है बेटा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है आपका? दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये कि हीट को इवॉल्व करेगा। और बेटा जब माइनस हीट लिखा हो तो इसका होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही आसान है। आई होप आपको बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। फिर बेटा हमारे पास आता है ये। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में लिखा गया है कि जो आप एसिड मतलब इन्वॉल्व करते हो किसी रिएक्शन के अंदर, हो सकता है वो डाइल्यूट हो सकता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो आप अपनी रिएक्शन के अंदर उनको भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि ये वाला पॉइंट। अब देखिए मेरे पास क्या है, जिंक है, वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिससे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जिंक जो सॉलिड है एस लिख दिया, जो सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि डाइल्यूट है इसलिए DiL, ब्रैकेट में DiL आपने लिखना है। उससे मेरा जिंक सल्फेट बन रहा है जो कि एक्वा स्टेट के अंदर है, और जो हाइड्रोजन है वो गैसियस स्टेट में। देखो कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें एकदम से पता लग रही है इस रिएक्शन के अंदर। अच्छा एक और, जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उससे बन रहा है मेरा जिंक सल्फेट। लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड लिया था तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। तो ऐसे कंडीशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। तो ZnS सॉलिड में है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन इस केस में क्या है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड में CONC डॉट लगाया जाता है। याद रखिए CONC डॉट, इसमें DiL। अच्छा उसके बाद आता है बेटा ZnSO4 एक्वा स्टेट के अंदर, और वाटर H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हमारा गैस फॉर्म में है। तो चलिए अब हम अपना आखिरी पॉइंट कर लेते हैं। कहते हैं कि किसी रिएक्शन के अंदर बेटा हमारे पास जब भी प्रेसिपिटेट बनेगा ना, तो उस प्रेसिपिटेशन को शो करने का तरीका होता है कि आप वहां पर एक एरो लगा दीजिए, जैसे कि यहां पे लगा हुआ है, बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि अगर आपने एरो अपवर्ड लगा दिया तो वो बताएगा बेटा गैस को, क्योंकि गैस ऊपर की तरफ जाती है ना, इसलिए एरो ऊपर की तरफ। प्रेसिपिटेट क्या होता है, भारी होने की वजह से नीचे सेटल होता है, जिसकी वजह से बेटा हम नीचे की तरफ एरो लगाते हैं। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है। एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूं, ये रही वो आपकी एग्जांपल। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि मेरे पास बेटा सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, उसको रिएक्ट करवाया गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अच्छा एज ए प्रेसिपिटेट हमारे पास क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, ठीक है। एंड एक्वा स्टेट में क्या होता है बेटा, हमारे पास नाइट्रिक एसिड बनता है। क्लियर? अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्योंकि AgCl जो कि सिल्वर क्लोराइड है, क्योंकि इसका बेटा प्रेसिपिटेट बन रहा है हमारा, तो इसके लिए हमने नीचे इसके एरो लगा दिया। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये स्टडी किया कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो हमें क्या क्या बताती है और उनकी क्या लिमिटेशंस थी। और लिमिटेशन पढ़ने के बाद हमने ये भी सीखा कि उन लिमिटेशन को दूर करने का तरीका क्या था और कितने हद तक हम अपनी इंफॉर्मेशन उस जो बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर डाल सकते हैं टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।